जी, शाहराम अज़हर हमें जॉइन कर चुके हैं नाज़रीन। शाहराम अज़हर जो हैं एक माहिर माशियात हैं, लेकिन आप सबको उनको और हवालों से जानते होंगे क्योंकि बहुत ज़बरदस्त किस्म के गुलकार भी हैं। और अगर आपको याद हो हबीब जालिब के कलाम को जिस अंदाज़ से, खूबसूरती से इन्होंने इतने सालों में पेश किया है, वो सब जानते हैं। इसके साथ ही एक सियासी कारकुन भी हैं और एक तबक़ाती जिद्दोजहद में यकीन रखते हैं। लेकिन वो बातें हम बाद में करेंगे। शाहराम आज आप हमें हमें जॉइन कर रहे हैं, आपने देखा है कि इस पे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जारी है और वो है शरह तरक्की जो है, जिसको कि हुकूमत कह रही है 3.94% पे पहुँच गई है और ये खुद स्टेट बैंक हुकूमत के अपने जो एस्टिमेट्स थे उनसे ज़्यादा है, आईएमएफ के एस्टिमेट से ज़्यादा है। मतलब सारे जो हमारे बिग डैडीज़ हैं उनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, स्टेट बैंक, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक सब ने ये कहा कि जी ये लो होगा और जनाब ये अब आप इसके ऊपर हमें थोड़ी-सी रहनुमाई फरमाइए। नहीं शुक्रिया रज़ा भाई। मैं इसमें सिर्फ़ जो है ना चाह रहा था कि नाज़रीन के लिए कुछ फैक्ट्स जो हैं, ताकि लोगों को समझ में आए नंबर 1 कि ये नंबर कैलकुलेट कैसे किया जाता है और ये जो नंबर ये लोग अभी बता रहे हैं हमें इसकी क्या जो है सिग्निफिकेंस है इफ एनी। तो सबसे पहली बात तो जो मैं चाहता हूँ कि नाज़रीन समझें, मैं सिर्फ़ कुछ फैक्ट्स सामने रखना चाहता हूँ, बाकी लोग जो हैं वो हमारी इकोनॉमिक्स में जो कहा जाता है कि द वॉर इज़ टू इम्पोर्टेंट टू बी लेफ्ट टू द जनरल्स, इसी तरह मैं समझता हूँ कि द इकोनॉमी इज़ टू इम्पोर्टेंट टू बी लेफ्ट टू द इकोनॉमिस्ट्स। वाह, तो मैं वाह! सिर्फ लोगों के सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाह रहा हूँ। सबसे पहली तो बात ये कि इसको ये समझें कि जो इन्होंने नंबर दिया है ना 3.94%, ये एक प्रोविज़नल एस्टिमेट है, प्रोविज़नल एस्टिमेट। ये जी, बात समझनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि आपके नाज़रीन के लिए ये बताना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान में जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है, वो 3 स्टेजेज़ में, 3 मराहिल में बेसिकली जो है ये डेटा रिलीज़ करता है। उसमें पहली स्टेज होती है उसको कहते हैं प्रोविज़नल, दूसरी को कहते हैं रिवाइज़्ड और जो फाइनल फिर जो है वो तीसरी आती है। ये जो प्रोविज़नल नंबर है, सबसे पहली बात तो ये एप्रिशिएट करने वाली है कि ये 6 टू 9 मंथ्स के डेटा पे बेस्ड है। ये प्रोविज़नल नंबर है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है ये डिस्टिंक्शन प्रोविजनल, रिवाइज्ड और फाइनल की? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अब जाके हमें इस साल हमें 2018-19 का जो है, 2 ढाई 3 साल पुराना जो नंबर है, अब जाके हमें फाइनल नंबर मिला है जो कि था 2.1%। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने लास्ट ईयर जो प्रोविजनल डेटा निकाला था पिछले साल के लिए, वो था -0.4%, यानी कि मनफी इशारिया 4% और जब उन्होंने रिवाइज़ किया तो वो उससे भी और नेगेटिव हो गया -0.5%। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, इसमें इसको इस बारीकी को समझना ज़रूरी है कि हफ़ीज़ पाशा जो पाकिस्तान के लीडिंग इकोनॉमिस्ट्स में से हैं, उनके और उनके को-ऑथर्स ने जो एस्टिमेट किया है कि जब ये नंबर पिछले साल का जब फाइनल नंबर आएगा, जो जून में रिलीज़ हो जाएगा इंशाल्लाह, वो होगा -2.1%, -2.1%, ये रियलिटी है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है ये समझना कि ये -2.1% था लास्ट ईयर का, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, अब ये सब लोगों को इस बात की समझ होनी चाहिए कि इसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं लो बेस इफेक्ट। लो बेस इफेक्ट मतलब ये है, ग्रोथ का मतलब क्या है इस नंबर का, परसेंटेज का मतलब क्या है कि मेरे पास पिछले साल 100 रुपए थे, अब मेरे पास 103 हो गए हैं, तो ये 3% की ग्रोथ है, राइट? लेकिन अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ही जो है वो -0.4% था या -2.1% था, उसके अंदर 4% की ग्रोथ कुछ नहीं है। जो ये नंबर 1 तो ये जो नंबर क्लेम कर रहे हैं 3.94%, गिवन लास्ट ईयर्स एंड द ईयर बिफोर दैट, जो इनकी 3 साल की डिसमल परफॉर्मेंस है, उसके अंदर ये 4% की ग्रोथ इट मीन्स नथिंग, क्योंकि ये लो बेस इफेक्ट कहलाता है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट ही इतना कम है जिससे कि आप आपने आगाज़ ही बहुत कम से किया और थोड़ा-सा भी आगाज़ ऊपर होगा तो वो बन जाएगा, बिल्कुल। एग्जैक्टली। और शाहराम प्रोविज़नल का भी मतलब समझाइए हमारे नाज़रीन को। लेकिन प्रोविजनल का मतलब ये है कि ये एक टेंटेटिव नंबर हमने दिया है और इसकी जैसे कि भी आप जो पिछली भी बात कर रहे थे उससे ये कनेक्टेड है कि इसका एक सियासी और आइडियोलॉजिकल पर्पस होता है कि जी हमने एक नंबर फेंक दिया, बाद में हम कह देंगे कि जी अगले साल हमने उसको रिवाइज कर दिया, अगले साल तक लोग भूल जाएंगे कि पिछले साल आपने क्या प्रोविजनल नंबर दिया था। इट हैज प्योरली वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डिस्कोर्स, क्या आपने डिस्कोर्स जनरेट करनी है, आपने ट्वीट करना है, लोगों में ऑप्टिमिस्टिक बातें करनी है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसके बारे में की कि जी देखें जी असद उमर साहब ने कहा कि देखें कितनी जबरदस्त। इट्स अ प्रोविजनल नंबर, इट मींस नथिंग, इट इज टेंटेटिव। दूसरी रजा भाई जो इसमें इंपॉर्टेंट बात जिसकी तरफ आपने भी पहले इशारा किया
कि ये इनका अपना जो इन्होंने पिछले महीने एक मीडियम टर्म बजट स्ट्रेटजी पेपर शेयर किया था आईएमएफ के साथ, पाकिस्तान की अपनी हुकूमत ने, इन्हीं लोगों ने लास्ट मंथ जो नंबर शेयर किया था, गवर्नमेंट ने खुद जो यही प्रोविजनल एस्टिमेट ही किया था, वो 2.9% था, जो 1 परसेंटेज पॉइंट कम है इस नंबर से जो ये लोग अब कह रहे हैं। और जो आपने बात की वो तो बिल्कुल 100% करेक्ट है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि जी 2.8 से 3% होगा, और जो न्यूट्रल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक वगैरह, उन्होंने ये 1.5 से 2% की रेंज में बिल्कुल, एस्टिमेट दिया। बिल्कुल शाहराम, हमारे साथ कामरान यूसुफ साहब भी हमें जॉइन कर रहे हैं। कामरान, वेलकम टू नया दौर। बहुत शुक्रिया हमें जॉइन करने का। आपको मेरी आवाज़ आ रही है कामरान? कामरान साहब, कुछ ऑडियो में लगता है गड़बड़ है, तो आप या आपकी आवाज़ हमें नहीं आ रही कामरान भाई। आप अपना ज़रा ये चेक कर लीजिए माइक या हेडफ़ोन्स जो हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ हमें नहीं आ रही। अच्छा, तो शाहराम ऐसे है कि ना मैं आपको से आप मज़ीद आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि जो इनकी अपनी रिपोर्ट थी, उसमें भी लो फिगर था, जो दीगर बैरूनी दुनिया के एस्टिमेट्स आए हैं उनका भी लो फिगर है। मगर आप मुझे ये बताइए कि ये जो नंबर फजिंग है, मुझे ये याद है कि 2002 में जब जनरल मुशर्रफ बरसर इक़्तिदार थे, उस वक़्त भी पाकिस्तान की गुर्बत एकदम कम हो गई थी, आधी हो गई थी। तो ये क्या नंबर फजिंग जो है, ये क्या इसको इसको हम क्या कहेंगे सियासियात में और माशी जो है क्या वो पैराए में, कि ये फजिंग इतनी आसानी से कैसे हो सकती है और इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी, कौन इसको देखने वाला है? क्या और कौन चेक कर सकता है कि ये इदारे ठीक काम नहीं कर रहे? रज़ा भाई, इसमें देखें, जब हम ग्रेजुएट स्कूल में जो पीएचडी में इकोनोमेट्रिक्स पढ़ते हैं ना, तो हमारे जो असातिज़ा होते हैं वो हमें पहले दिन ही ये बात बता देते हैं कि ये जो है यू कैन बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट एनीथिंग विद दीज़। आप कौन-सा ईयर इंक्लूड करते हैं और कौन-सा ईयर एक्सक्लूड कर देते हैं, इससे जो है ये नंबर सारे चेंज हो जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मैथमेटिक्स इज़ जस्ट कैलकुलेटिंग द चेंजेस ओवर टाइम। सो आप कौन से ईयर्स इंक्लूड कर रहे हैं, कौन से ईयर्स एक्सक्लूड कर रहे हैं, कितने महीने का डेटा डाल रहे हैं, कितने महीने का निकाल रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये आप उसको यू कैन वेरी ईज़िली प्ले अराउंड विद इट। तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है, इसने मैं आपको ये तो आप कुछ छोड़ें, ये जो 3.94 का इन्होंने जो एस्टिमेट निकाला है, इन्होंने एक इतना आउटरेजियस नंबर दिया है जो कि पूरी दुनिया के इकोनॉमिस्ट हैरान है कि ये कैसे हो सकता है। इन्होंने ये क्लेम किया पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने कि जी पाकिस्तान में कंजम्पशन, यानी कि जो लोग खाना-पीना क कितना खर्चा करते हैं, कपड़े कितने खरीद रहे हैं वगैरह-वगैरह। एक ऐसे वक़्त में जब लोगों की रियल वेजेस किल हो गई हैं, 6 टू 12% पाकिस्तान के मज़दूर जो हैं उनकी वेजेस कम हो गई हैं। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये झूठा क्लेम कर रहा है कि जी 15% से कंजम्पशन इंक्रीज़ हो गई है मुल्क में। अंदाज़ा बिल्कुल, करें ना, दे कम अप विद नंबर्स आउट ऑफ नोवेयर, इट हैज़ अ प्योरली पॉलिटिकल पर्पस। रज़ा भाई, अंदाज़ा करें, जो असलियत है, जो रियलिटी हमें पता है, जो पीबीएस को खुद पता है, इनके अपने नंबर्स से पब्लिश्ड है, वो गवर्नमेंट ने खुद एडमिट किया है। 23% कमी आई पाकिस्तान की एनर्जी कंजम्पशन में। लास्ट क्वार्टर जो पिछले साल का था, ज़रा ये अंदाज़ा करें, पिछले साल का जो लास्ट क्वार्टर था, ये इनके अपने रियल नंबर्स हैं, उसमें सनत में, इंडस्ट्री में 25% कमी आई, इन्वेस्टमेंट में 20% कमी आई, बरामदात में 33% कमी आई, बिजली में 10% कमी आई। इस सारी सिचुएशन के बाद इनके अपने रियलिटी के जो फिगर्स हैं, उन सबको देखने के बाद दे एक्सपेक्ट अस टू बिलीव कि 3.94% ग्रोथ अचीव हुई है, 15% कंजम्पशन इंक्रीज हुई है। This is purely political. It has no connection with reality at all. बिल्कुल। और मेरे ख़्याल से बहुत सारे शाहराम, मैंने देखा कि उन्होंने जो है एलएसएम जो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, उन्होंने कहा कि उसमें भी बड़ा इज़ाफ़ा हो गया। ज़राअत के शोबे में उन्होंने ज़िक्र किया कि जी वहाँ भी बहुत ज़्यादा पैदावार हुई है फसलों की वग़ैरह-वग़ैरह, वो भी नंबर बहुत अपग्रेड कर दिया यकदम। लेकिन सबसे जो पुरानी जो जो सबसे तशवीशनाक बात थी कि जो फ़ीकस आमदनी है, पर कैपिटा इनकम, उसके लिए 2017 की आबादी के अदाद-ओ-शुमार को इस्तेमाल किया गया, जी, और जबकि हमारे पास ताज़ा डेटा भी मौजूद है। तो इसके ऊपर थोड़ा-सा कमेंट कीजिए पर कैपिटा इनकम पे, और कामरान लगता है हमें जॉइन करें, आई होप कि वो आ जाए। जी, बताइए। सबसे पहले तो नाजरीन के लिए समझना जरूरी है कि पर कैपिटा इनकम मुश्किल सा लफ्ज़ है, लेकिन बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। हमारी टोटल जीडीपी को डिवाइड कर दें हमारी टोटल आबादी से, राइट? सिंपल नंबर है।
अब जाहिर सी बात है डिनोमिनेटर जितना आप लोअर एस्टिमेट करेंगे उतना जो है आपकी फ्रैक्शन हाई हो जाएगी। ये सिंपल इसमें क्लास 5 के अंदर जो हमने प्रिंसिपल सीखा था ये वो है। कोई भी फ्रैक्शन जो है वो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर है। तो आप अगर इनको चेंज कर देंगे बेस्ड ऑन व्हाटएवर पॉलिटिकल रिजल्ट यू वांट, तो आप कोई भी नंबर यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरी बात रज़ा भाई इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि पाकिस्तान की जो पर कैपिटा इनकम है, ये अभी तक डिस्पाइट all of this number fudging and all of this these political lies, it has still not reached 2018 levels. जिस लेवल पे ये हुकूमत आई थी उस लेवल पे भी हम अभी तक पर कैपिटा इनकम में नहीं पहुंचे डिस्पाइट द नंबर फजिंग। तो इसमें बड़ा ये क्लियर एक ट्रेंड है कि और ये हर डिक्टेटोरियल पीरियड में होता है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना अल्टीमेटली। मुशर्रफ साहब के पीरियड में भी हम ये एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट्स थे हम इसी बात पे कंप्लेन करते थे कि जी आप अपनी मर्जी के बेस ईयर बना रहे हैं, अपनी मर्जी की आबादी की, जब आपके पास रियल सेंसस का हमने सेंसस पे करोड़ों रुपए लगाए इस मुल्क के, अगर वो नंबर ही हमने यूज नहीं करना अपनी पर कैपिटा इनकम की एस्टिमेशंस में, बेस ईयर्स हमने अपनी मर्जी के लेने हैं, तो आप बेसिकली रात को दिन और दिन को रात को दिखा सकते हैं इस तरह। तो मैं पाकिस्तान की 1947 की आबादी यूज करना शुरू कर दूं आज की इनकम कैलकुलेट करने के लिए, तो हमें ऐसा लगेगा कि पाकिस्तान जो है फ्रांस से ज्यादा अमीर मुल्क है पर कैपिटा टर्म्स में। जी, तो कामरान भाई आपको आवाज आ रही है हमारी? मेरे ख्याल से जी अब वो ऑडियो कनेक्ट हो रही है उनकी। चलिए, ये तो बड़ा अच्छा हो रहा है, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। तो शाहराम आपको पता है बहुत सारे लोग यहाँ पे कह रहे हैं वो आपकी बातें भी जो है बड़ी गौर से सुन रहे हैं बेस फिगर का, लेकिन वो कह रहे हैं कि शाहराम से कहिए कि कुछ गा के सुनाए। मैं मुझे नहीं मालूम कि ये मुनासिब है कि नहीं है कि एक उस्ताद तो प्रोफेसर हैं अमेरिका में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के, उनको हम कहें कि जी आप जो है ये जीडीपी छोड़ें, लेकिन मेरे ख्याल से जीडीपी के नंबर उम्मीद सेहर जो है वो भी शरह तरक्की है ना वो और एम्प्लॉयमेंट। जालिब ने इसके बारे में कहा था ना, बिल्कुल ऐसे ही जो झूठ बोले जाते थे उनके बारे में कि जुल्मत को ज़िया, सरसर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना। अभी भी यही मामला है। ये जो जीडीपी ग्रोथ का नंबर इन्होंने दिया है और इसको 3.94 कहना और इसमें से ये निकालना कि देखें जी हमने कितनी तरक्की कर दी। पहले आपने किल कर दी डिमांड। आपने पाकिस्तान के अंदर पॉवर्टी 40% पे आप ले गए। 2015 में जो 25% थी, वहाँ से आप 40 पे ले गए और अब आप जो है ट्विटर पे और असद उमर साहब और इमरान खान साहब हमें ये जो है ज़ुल्मत को ज़िया करके दिखा रहे हैं जो, इसी के हवाले से ही जालिब ने ये बात कही थी ना, और ये बिल्कुल 100% आज भी बिल्कुल करेक्ट है। लोगों को जो है रात को दिन करके दिखाना और झूठ बोलना, मतलब और उसपे सेलिब्रेट करना, फिर एक्सपेक्ट करना कि बाकी लोग इस पे अब खुश हों कि है। तो आई लेकिन लेकिन देखिए मेरे ख्याल से शाहराम एक पॉइंट तो ये जरूर बनता है कि हमें पता है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स जो हैं, अभी खुर्रम हुसैन ने भी उसका जो है एक एस्टिमेट लगाया था और वो हफीज पाशा साहब और दीगर लोगों ने भी उस पर बात की है। उनकी जो स्टडी है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स में तो इजाफा हुआ है और एक्सपोर्ट्स जो है वो भी बढ़ी हैं, रेमिटेंसेस भी बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ आ रहे हैं और उनकी जो है शरह में भी इजाफा हुआ है। तो ये सब फैक्टर्स भी तो इम्पैक्ट करते हैं ना पाकिस्तान की तरक्की को, शरह तरक्की को, चाहे उसका असर गरीब तबकों पे, मिडिल क्लास तबकों पे, फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स पे जा रहा हो कि ना जा रहा हो, ये चीजें जो है टोटल नेशनल इनकम को तो बढ़ाती हैं। रज़ा भाई यकीनन बढ़ाती हैं, लेकिन इसमें 2 बातें हैं। एक तो जिस तरह मैंने पहले आपको कहा कि आप जिस साल से कंपेयर कर रहे हैं, आप जब ईयर ऑन ईयर मेजर कर रहे हैं, तो आप अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 का कंपैरिज़न कर रहे हैं। अप्रैल 2020 फर्स्ट वेव ऑफ कोविड के दौर में था, जब आपकी एक्सपोर्ट्स बिल्कुल खत्म हो गई थी। तो आप ईयर ऑन ईयर अगर मेजर करेंगे, क्योंकि आपका स्टार्टिंग पॉइंट ही जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं वो इतना लो है, तो आपको ये नंबर्स पॉजिटिव नज़र आएँगे। लेकिन अगर आप मंथ ऑन मंथ करें, आप जनवरी को फरवरी से कंपेयर करें, फरवरी को मार्च से, मार्च को अप्रैल से, तो आपको डिक्लाइन नज़र आएगी। तो ये जो झूठ बोल रहे हैं, ये लोगों को ये नहीं समझा रहे कि भई मंथ ऑन मंथ आप डिक्लाइन कर रहे हो। अच्छा, मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। इवन अगर ये बात सच है जो 3.94 का ये लोग कह रहे हैं, आपको इवन अगर ये 3.94 है, आपको इसका इफ़ेक्ट 2022 में नज़र आ जाएगा। क्योंकि तब तो आपके पास लो बेस इफ़ेक्ट के मज़े नहीं होंगे ना, इस तरह के नंबर निकालने के लिए। यू विल सी दिस 2022 के जो प्रोविजनल रिवाइज्ड और फाइनल नंबर्स आएंगे, उसमें दिस विल बी एज क्लियर एज डे लाइट। जहां तक रेमिटेंसेस की आपने बात की,
इसमें तो हमें जो है खान साहब को और बाकी हमारे लोगों को, हमारे मजदूर जो बेचारे जो मिडिल ईस्ट में ओवरसीज पाकिस्तानीज बैठे हुए हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इस मुल्क की मईशत को रूलिंग क्लासेस ने डुबो दिया। बिल्कुल। उसके बावजूद भी हमारे मजदूर जो हैं वो हमारी इकोनॉमी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बचा रहे हैं, उसको उन्हीं की वजह से चल रहा है। वो भी अपने खानदानों को बेचारे पैसे भेज रहे हैं, वो कोई इनकी नेक नामी की वजह से नहीं भेज रहे। बिल्कुल, आपने बड़ी सही बात कही। शाहराम के पाकिस्तान का जो वर्किंग क्लास है, ख़ुसूसन गल्फ़ कंट्रीज़ में और यूरोपियन कंट्रीज़ में, जहाँ पे लोग दिन-रात मुशक्कत करते हैं, ये मईशत को जो फ्लोट कर रही है, और बहुत से माहिर इक़्तिसादियात का भी ये ख़्याल रहा है, उसकी उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। कि ये नाम जो है, ये बेकार है, क्योंकि मेरे ख़्याल से हर हर अहद का एक ना एक जो है, ये तो एक इस्तारे के तौर पर देखा जाना चाहिए कि जब तारीकी और ज़ुल्मत जो है वो बढ़ें, और ख़ुसूसन जब ये झूठ का कारोबार जिसका भी आप ज़िक्र कर रहे थे, तो फिर उसमें हमें इस तरह की आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। तो जाते-जाते शाहराम, आखिरी आपसे हम बात करेंगे, और वो ये कि अगर वाक़ई में शरह तरक्की में इज़ाफ़ा करना है पाकिस्तान में, तो क्या 2-3 चीज़ें जो हैं वो सबसे अहम हैं, और उनके लिए क्या करना चाहिए? देखिए रज़ा भाई, देयर इज़ नो अदर वे अराउंड इट। पाकिस्तान की तरक्की तब सही मानों में तरक्की होगी जब पाकिस्तान के आम लोग, पाकिस्तान के मजदूर, पाकिस्तान के किसान, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के आम लोग, 22 करोड़ लोग जो आम जिंदगी गुजार रहे हैं, जब उनकी हालात जिंदगी इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे, वो उसको हम तरक्की मानेंगे। कॉरपोरेशंस के प्रॉफिट्स, डीएचए बनना, रियल एस्टेट सेक्टर्स की तरक्कियां, मलिक रियाज साहब का और अमीर हो जाना, इससे अगर ग्रोथ होती है, इसका कोई हमें फ़ायदा नहीं है, आम इंसान को कोई फ़ायदा नहीं है। आपके सामने है पीएसडीपी जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसको इन्होंने पहले 9 महीनों में 10% से गिरा दिया है। जो आम आदमी को जो एजुकेशन, तरक्की का हेल्थ, बजट, यानी कि तरक्की का जो तरक्कियाती स्कीमों के लिए नाज़रीन जो पैसे खर्च होते हैं, सूबों में और मरकज़ की हुकूमत से, उसका ज़िक्र कर रहे हैं शाहराम। जी, उसको कंटिन्यू। बढ़ाने की ज़रूरत है। जब वो बढ़ेगा, जब एजुकेशन और हेल्थ पे अखराजात होंगे, जब आप अपने मज़दूरों की तनख्वाहें बढ़ाएँगे, याद रखें रज़ा भाई 2 तरीके होते हैं ग्रोथ अचीव करने के। एक को कहते हैं प्रॉफिट लेड ग्रोथ, जिसमें आप अमीर तबके को पैसे दे देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि ट्रिकल डाउन करेगा। दूसरा है उसको कहते हैं वेज लेड या कंज़म्पशन ग्रोथ। हमें अपने लोगों की कंजम्पशन बढ़ानी है ताकि लोग जाके अपने बच्चों को का पेट पाल सकें, अपने बच्चों को तालीम और सेहत दे सकें। इससे 15-20 साल में आपके स्किल सेट्स डेवलप होंगे, आपकी न्यूट्रिशन के लेवल्स इंक्रीज होंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड। यू हैव टू स्पेंड मनी ऑन योर पीपल and they will spend money on the economy. It's a very simple idea. There's nothing complicated about it. जी, बिल्कुल शाहराम, हमें खुर्रम हुसैन साहब भी जॉइन कर रहे हैं कराची से। खुर्रम हुसैन नाज़रीन किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप सब उनको पढ़ते हैं। डॉन से वाबस्ता हैं, और बहुत ही जो है सख्त किस्म के मज़ामीन और एनालिसिस लिख रहे हैं आजकल। और ये खुर्रम के आने से पहले खुर्रम हम शाहराम अज़हर से गुफ्तगू कर रहे थे, इसी ग्रोथ रेट की जो जो फिगर आया है हुकूमत की तरफ से, और शाहराम उसको जो है वो, जैसे पंजाबी में कहा जाता है, लीरो लीर कर रहे थे उस बयानिए को। अब मैं चाहता हूँ कि आप कोई मुस्बत रिपोर्टिंग करें, और आप ये बताएं कि ये शरह तरक्की जो है इतनी भी ज़्यादा नहीं है। तो बहरहाल, ओवर टू यू खुरम, ये जीडीपी ग्रोथ रेट एकदम कैसे बढ़ गया 1-2 महीनों में? सारी प्रोजेक्शंस नहीं नहीं चलती, 1 महीने में क्या हुआ? रज़ा, मैं भी यही मालूम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आई एम वेरी सॉरी, मैं आपकी अर्लियर डिस्कशन फॉलो नहीं कर सका। मेरी एक और एंगेजमेंट थी और मुझे नहीं पता कि शाहराम ने किस हद तक ऑलरेडी ये ग्राउंड कवर कर लिया, लेकिन मैं आपको जो मेरे माइंड में रिजर्वेशंस हैं इस नंबर के बारे में, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। जी, वो ये कि मार्च के महीने में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हमें बताया था अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में कि जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन जो है फिस्कल ईयर 2021 की, दैट इज 3%। उन्होंने कहा अप टू 3%। उसके कुछ हफ्ते बाद फेडरल कैबिनेट ने मीडियम टर्म बजट स्ट्रेटजी पेपर अप्रूव किया। हमाद अजहर साहब तब फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उन्होंने ड्रॉप किया था ये सारा ये सारी प्रोजेक्शन। और उस कैबिनेट ने जो प्रोजेक्शन अप्रूव की थी वो थी 2.9%। अब ये नंबर्स हमसे हजम नहीं हुए थे, मुश्किल से हजम हो, जैसे हुए थे तो एकदम से फाइनेंस मिनिस्टर भी चेंज हो गया और साथ साथ ग्रोथ प्रोजेक्शन भी चेंज हो गई, और वो 2.9 और 3% की जो बात हो रही थी वो 3.9 और 4% पे चली गई अब एकदम से।
तो अब सवाल ये पैदा होता है, बुनियादी सवाल कि तब से लेके अब तक क्या नए अदाद शुमार ऐसे सामने आए हैं जिनकी बुनियाद पे 1 परसेंटेज पॉइंट ऑफ जीडीपी, जो एक्चुअली बहुत होता है, ये कोई लग रहा है, कोई आम लोग शायद समझ रहे हो कि 1% के ऊपर इतना शोर क्यों मच रहा है, जो 1% ऑफ जीडीपी इज ह्यूज। आप ये समझना कि उन्होंने ऑलरेडी कोई 30% हाइक कर दिया अपनी ग्रोथ प्रोजेक्शन, 3 से 4 पे ले जाके 33% और सो इंक्रीज जीडीपी में दिखा दिया। ये कहाँ से लेके आए हैं? अब यही सवाल कोई रोज पहले शौकत तरीन साहब से पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कौन से नए आदाद शुमार थे। उन्होंने सरसरा से जवाब दिया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर से कुछ हमारे पास आए हैं नए आदाद शुमार, लेकिन इनकी तफसीलात जो है वो मैं असद उमर साहब को देने दूंगा, उनकी जगह बनती है, तो एट सम पॉइंट वो आपको आगाह करेंगे इन आदाद शुमार से। आज असद उमर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हम सब ने देखा, गौर से सुना, लेकिन उसमें तो कोई नए आदाद शुमार उन्होंने शेयर नहीं किया। उन्होंने तो वही पुरानी स्टोरी शेयर की, उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी, एहसास प्रोग्राम में जितने पैसे दिए थे वो आमदनी बन के ऊपर आए हैं वापस, वो इनकम्स बनी है, रिमिटेंसेस हमारी बहुत चढ़ी है, सीमेंट सेक्टर के प्रॉफिट्स उन्होंने दोबारा से और उसके जो डिस्पैचेस हैं वो दोबारा से सेलिब्रेट करने शुरू कर दिए। उन्होंने जो तमाम जो बातें की, अब जितनी चीजों का उन्होंने जिक्र किया, ये सारी चीजें तो फैक्टर्ड इन थी इन द 3% एंड 2.9%। ये पिछले एक महीने में तो नहीं हुई ना। जो मिसाल के तौर पर प्रोग्राम की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो तो पिछले साल कोई मई, जून, जुलाई, अगस्त के महीनों में हो चुकी थी ऑलरेडी। वो कह रहे हैं कि 3 आउट ऑफ 4 मेजर क्रॉप्स में बम्पर क्रॉप आया, बेशक, लेकिन एक तो खैर 40% गिरा है कॉटन, बाकी तीनों में यस बाय ऑल मींस हिस्टोरिक एंड बम्पर क्रॉप आया होगा, लेकिन उन 3 में से भी 2 का तो अभी क्रॉप आया है। आपका राइस और शुगर केन क्रॉप जो है वो दिसंबर तक उसका डेटा आ जाता है, गंदम की तो अभी तक वो हार्वेस्ट आया ही नहीं है। तो ये कौन से बम्पर क्रॉप की बात कर रहे हैं गंदम में, अनलेस वो प्रोजेक्शन के ऊपर चल रहे हैं कि अगर इतना एरिया कास्ट हुआ तो लाजिम इतना ही आगे जाके गंदम की कटाई होगी और इतना उसका हार्वेस्ट आएगा, और जब ये हार्वेस्ट आगे बिकेगा तो होलसेल और रिटेल सेक्टर्स में इतनी और मजीद इंक्रीज आएगी, तो उस पर वो मल्टीप्लायर इफेक्ट लगा देते हैं। जो चीज आज प्रोड्यूस हुई है उस पर आप एक मल्टीप्लायर इफेक्ट लगा के कहते हैं, तो अगर आज इतनी आपकी प्रोडक्शन आई है इंडस्ट्री में या एग्रीकल्चर में, तो कल वो रिटेल और होलसेल सेक्टर में इतनी ग्रोथ रेट बन जाएगी, और वो उस तरह करके बना देते हैं। यानी कि अगर इन्होंने ये फिगर वाकई में किसी डेटा की बुनियाद पे बनाया है तो वो असम्पशंस उसमें सेंट्रल है। उन्होंने अपनी कौन से मल्टीप्लायर इफेक्ट्स यूज किए हैं, कौन से क्रॉप एस्टिमेट्स का यूज किए हैं, तो ये सारी चीजें अब एकदम से इम्पोर्टेंट हो गई है। लेकिन एक महीने के अंदर अंदर कोई ऐसा नई इन्फॉर्मेशन तो नहीं आई दैट कैन जस्टिफाई 33% increase in the GDP, projected GDP for this fiscal year. तो खुरम मुझे ये बताइए कि क्या आपके ख्याल से जो आप भी इसका जिक्र कर रहे हैं, हफीज पाशा साहब ने भी जिक्र किया, शाहराम ने भी जिक्र किया और बहुत सारे और लोग कर रहे हैं, क्या आपके ख्याल से इतनी ये इस तरह की जो मैनेजमेंट है, क्या मीडिया मैनेजमेंट या ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ये अचीव कर पाएगी गवर्नमेंट? ये जारी बात एक सियासी सवाल है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि चूंकि सियासत और माशियात जुड़ी हुई हैं, तो इसका बताइए कि मैनेज कैसे कर पाएंगे? देखिए, अगर ये गवर्नमेंट पहली चीज तो इंक्रीजिंगली डेस्परेट होती चली जा रही है कहीं ना कहीं कुछ रिजल्ट्स दिखाने के, और उसमें कुछ वो दिखा देते हैं जैसे रेमिटेंसेस, और वहां पे उनका इनिशिएटिव होता है। कई जगहों पे वो सिर्फ नंबर्स को इधर उधर करके दिखाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इंक्रीजिंगली डेस्परेशन में आ रही है। मसला ये है कि जहां पे ये लोग अब अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, आप असद उमर साहब की वो देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने बात की एक्सपोर्ट्स की, उन्होंने बात की करंट अकाउंट सरप्लस की, उन्होंने बात की जीडीपी ग्रोथ रेट की, उन्होंने बात की सीमेंट डिस्पैचेस की, उन्होंने तमाम चीजों की जो उन्होंने बात की, उनका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं। आप किसी भी सड़क पे कॉमन मैन को पकड़े, उससे कहें मुबारक हो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में आ गया, और देखें आपको जवाब क्या मिलता है। ठीक है, आप किसी भी गरीब बंदे को, आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे किसी मजदूर आदमी को पकड़े और क्या मुबारक हो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट 4% पे हो गया, आप देखें आपको जवाब क्या मिलेगा। अवाम का जिस इंडिकेटर से ताल्लुक है वो है इनकम, एम्प्लॉयमेंट, वेजेस, इन्फ्लेशन। और इन चीजों पे जब इस गवर्नमेंट से बात करते हैं तो इनसे सिर्फ हमें बहाने मिलते हैं, इनसे हमें ब्लेम गेम मिलती है कि ये सब नवाज शरीफ की फॉल्ट है या इस किस्म की चीजें। यहाँ पे कोई कामयाबी नहीं दिखाई देती।
तो प्रॉब्लम अब यहाँ पे ये हो गई है कि गवर्नमेंट जो है वो एक दुनिया में रह रही है और अवाम जो है वो एक अलग दुनिया में रह रही है। और यहाँ पे अब आपका जो सवाल है कि क्या ये मीडिया मैनेजमेंट सक्सीड करेगी, नहीं। जब तक लोग अपनी जिंदगी में फील नहीं कर रहे कि बेहतरी आ रही है, तो ये उनको सिर्फ इतना बताना कि जीडीपी ग्रोथ रेट 4% पे चला गया, ये काफी नहीं होगा। जब तक उनकी इनकम्स नहीं इंक्रीज होती, जब तक इन्फ्लेशन काबू में नहीं आती। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं। रजा, मैं पिछले कुछ दिनों से वेजेस के डेटा को स्टडी कर रहा हूँ, तो आप एक एग्जांपल देख लें, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, हम्म। जो इस गवर्नमेंट का एक वो सेक्टर है जो वो क्लेम करते हैं हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है ये। आज भी असद उमर साहब कह रहे थे सीमेंट डिस्पैचेस इतने चढ़ गए कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, तो रफ्तार ही रफ्तार आई हुई है और हर तरफ हाई राइजेस खड़ी हो रही हैं। ठीक है, आप अप्रैल की इन्फ्लेशन की शीट निकाल के देखें, उसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर वेजेस जो जो मजदूर की दिहाड़ी जो है उसमें जो इजाफा बताया गया वो है 4%, 4.4। मैं अर्बन की बात कर रहा ठीक। हूँ, रूरल का शायद थोड़ा ज्यादा, 5% होता है, इतना कुछ। बट अर्बन की अगर आप बात करेंगे, ज्यादा कंस्ट्रक्शन अर्बन एरियाज में हो रही है, तो अगर आप 4.4% मजदूर की दिहाड़ी इंक्रीज हुई है उसी महीने में, उसी डेटा शीट में फूड इन्फ्लेशन जो है दैट इज गोइंग अप बाय 15%। अब मजदूर आदमी ज्यादातर अपनी आमदनी खाने पीने पे ही खर्च करता है, ये हम सबको बुनियादी बात है, सबको पता है। ठीक है, जिसने मजदूर की शक्ल देखी है उसको पता है कि ज्यादातर उसको जो हिट करती है चीज वो फूड इन्फ्लेशन करती है। आप सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर देख लें, उसमें 17% का इजाफा है। तो ये जो शख्स है जिसकी आमदनी 4% चढ़ी है और जिसकी खाने पीने की अशियात की जो खर्चे हैं वो 15% चढ़े हैं उसी महीने में, और उसी महीने में सीमेंट मेकर्स के प्रॉफिट में जो उसके दाएं बाएं जो काम हो रहा है, जो जो एक्टिविटी हो रही है, वो हिस्टोरिक हाइज पे गई हुई है। और वो गवर्नमेंट को देख रहा है टीवी पे आके कि भाई कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तो हमने रफ्तार ही रफ्तार पैदा कर दिया, मजा ही मजा आ रहा है, देखिए कितने सीमेंट डिस्पैचेस हो गए हैं। वो शख्स क्या सोचेगा? वो इसको देख के क्या सोचेगा कि यार वो जिस दुनिया में रह रहा है वो दुनिया नहीं है जिसमें मैं रह रहा हूं। बिल्कुल। ठीक है, ये किसी एक पाकिस्तान के ऊपर रूल कर रहे हैं और मैं किसी और पाकिस्तान में दिहाड़ी काट रहा हूं। और बहुत सही बात की, बहुत पते की बात आपने कही कि ये इतना आसान काम नहीं होगा जब तक ग्राउंड कंडीशंस और लोगों की जिंदगियां जो हैं वो उनमें कोई ठोस कॉन्क्रीट तब्दीली नहीं आएगी। तो ये एक कमेंट मैं पढ़ना चाहता हूँ, बाबर चौधरी साहब कह रहे हैं कि जितना खान साहब मगरिब को जानते हैं उतना ही असद उमर साहब मईशत को जानते हैं। तो बहरहाल मैंने कहा ये हमारे बहुत सारे लोग कमेंट्स छोड़ते हैं तो वो भी पढ़ने जरूरी होते हैं। बहरहाल मैं चाहूंगा कि आप दोनों का शुक्रिया अदा करूं क्योंकि बहुत सैर हासिल गुफ्तगू हुई। खुरम आपने भी जिक्र किया, आपने भी एक अपने जो व्यू से बताया, उससे पहले शाहराम भी इसी चीज को काउंटर कर चुके हैं। मेरे ख्याल से हुकूमत को ये चाहिए कि बजाय इसके कि ये फजिंग वगैरह का सहारा ले, वो इस तरह की पॉलिसियां अमल में लाए, इस तरह की पॉलिसीज बनाए जिससे सरमायाकारी बढ़े, ग्रोथ रेट बढ़े, और जो जिक्र किया शाहराम ने, आम लोगों की जिंदगियों जो हैं उनमें कोई तब्दीली हो। मैं चाहता हूं कि शाहराम जाते जाते आखिरी एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट की जाए कि हम किसी पॉजिटिव नोट के ऊपर आज का ये शो खत्म करें। तो इसलिए उम्मीद सहर जो है वो मेरे ख्याल से एक बहुत ठीक बात बनेगी। और ये मेरी टीम के मेंबरान कह रहे हैं कि जी मुर्गी जो है 450 रुपए पर केजी है, तो कैसे हम 4% को मान लें। चले जी, ये तो फिर अब ये आपकी उम्मीद आपकी बात पहुंच जाएगी। जी शाहराम। मैं बस जब खुरम साहब बात करें तो खुरम मेरे वैसे प्रोफेसर भी थे लम्स में, तो इसलिए अपने असातिज़ा के साथ सामने बात करते हुए कुछ वो भी आती है। लेकिन मैं बस उनमें जो बात करना चाह रहा था उसमें एक चीज़ सिर्फ लोगों को एक सवाल जो उन्होंने बिल्कुल इतना करेक्टली पॉइंट आउट किया कि भाई कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर इतना इनका एम्फेसिस था, कोविड जब हुआ तब भी सबसे पहले स्टिमुलस उसी सेक्टर को मिला। सवाल तो ये पूछने वाला है कि भाई जो सीमेंट बनाने वाले और कंस्ट्रक्शन के जो कैपिटलिस्ट्स हैं सारे, उनके प्रॉफिट्स तो बड़े वाह इंक्रीज हुए उसकी वजह से। फर्टिलाइजर बनाने वालों के प्रॉफिट्स तो बड़े वाह इंक्रीज हुए, उसके जो गेन्स हैं आउटपुट के वो डिस्ट्रीब्यूट कितने को उसमें से मजदूरों को मिले। खुरम ने इतना जबरदस्त अभी बताया कि रेल वेजेस तो एक्चुअली फूड की टर्म्स में गिर रही हैं, और यही हमारी पेजेंट्री और हमारे जो है किसानों का हाल है। तो ये सवाल ज़रूर ज़रा गूगल करके चेक करें कि पाकिस्तान के सबसे बड़े फर्टिलाइज़र बनाने वाले और सीमेंट बनाने वाले और कंस्ट्रक्शन के कैपिटलिस्ट कौन है।